हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आप सभी को बताए थे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है और किस प्रकार से क्रैश कोर्स हम सभी को कवरेज करना है और कितने दिनों में पूरे तरीके से क्लास 10th का क्रैश कोर्स सिर्फ ओनली फॉर मैथ का ख़त्म करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो उसी क्रम में हमने वास्तविक संख्या को सही तरीके से कॉन्सेप्ट को बता दिए थे। अब उसी में हमें आगे चलना है और कुछ करते हुए जाना है। तो वास्तविक संख्या में पीछे हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, मतलब कि पीछे की ओर लौटते हैं। तो पीछे हम सभी ने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है। तो वह सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। संख्या के बारे में पढ़ना होता है, भाग एल्गोरिदम होता है, इसके बारे में पढ़ना है, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी के बारे में पढ़ना है, और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने संख्या का ज्ञान दिया था कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो कि संख्या लिखने के लिए हमें कितने अंक की आवश्यकताएं होती है। तो हमें संख्या लिखने के लिए 10 अंक की आवश्यकता होती है, जो कि है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। मतलब कि इसी 10 संख्या को लिख कर, इसी 10 संख्या का प्रयोग करके हम सभी संख्या को कितना हो लिखने के लिए हमें मिल जाए, हम लोग लिख सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो और आगे हम लोग बढ़े थे, तो उसी में पढ़े थे कि क्या इतना संख्या से हम अनंत तक लिख सकते हैं, तो उसे कहेंगे क्या, आखिर उसका नाम क्या होगा और किस क्रम में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 को पहले हमने साइड कर दिया था और 1 से शुरू किया था। तो 1 से जब शुरू करते हैं तो 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती को क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी में जब 0 को शामिल कर देता है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के सदस्य में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और उसके बाद हम सभी ने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को क्या हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं और पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमने डिसीजन लिया था कि पूर्ण संख्या को तो प्राकृत संख्या के अंतर्गत ला सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इस कारण से कि पूर्ण संख्या में स्टार्टअप होता है 0 से, और 0 को यदि साइड कर देते हैं तो 0 के बाद सभी होते हैं, वो प्राकृत संख्या ही कहलाते हैं। तो इस कारण से पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या को लाया जा सकता है। अब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या खत्म हुआ था, तो उसके बाद हमने पढ़ा था सम संख्या, और सम संख्या के बाद विषम संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि यदि हम संख्या को लिखना चालू करें, 1 को छोड़ाकर 2 से लिखना स्टार्ट करें और सभी में 1-1 का अंतर लिखते हुए जाते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कि 1 को छोड़ाकर तो 0 से स्टार्ट करना है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, एक बीच करके लिखना है, तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही कैसे कह देंगे, बीच बीच करके लिख देंगे, वो सम संख्या हो जाएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आया था, मतलब कि यदि कोई संख्या सिर्फ 2 से कटेगा, मतलब सिर्फ 2 से कटता है तो उसे सम संख्या कहते हैं, और 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आए थे 2, 4, 6, 8। अब कोई हमसे पूछ दे कि 550 क्या ये सम संख्या हो सकती है, तो जी हाँ, 550 सम संख्या हो सकती है, क्योंकि इस कारण से कि सबसे लास्ट में सम संख्या होने के लिए या तो 2 से विभाजित होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये 5 अंक होंगे तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा, और 5 अंक नहीं होंगे तो वह विषम संख्या कहलाएगा। तो जैसे कि और एग्जाम्पल हम सभी के पास आएगा कि क्या 1999 सम संख्या है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 1999 इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या 1999 जो है इसे सम संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अभी बताए, यहाँ पर चेक करना है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है तो सम संख्या होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि 2 से विभाज्य होगा तो वह सम संख्या होगा, तो इसमें 2 से पूर्ण भाग देना होगा, जो कि हमें बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ेगा। तो इस कारण से हम लोग सबसे शॉर्ट तरीका से चलते हैं कि मतलब लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 8 हो या 10 हो, 8, 10 न हो, मतलब 2, 4, 6, 8 हो, तो होगा तो वह सम संख्या, नहीं होगा तो विषम संख्या। तो यहाँ पर सबसे अंत में यानी कि इकाई स्थान पर 9 लिखा हुआ है,
जो कि 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। तो इस कारण से यह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। और इसी प्रकार से विषम संख्या का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि इसी में हमें पूछे थे कि यह कौन संख्या है, इससे बड़ा भी लिख सकता है। यहाँ पर 1999 है, इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ संख्या जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, चेक करने के लिए बोल दे कि सम संख्या है विषम संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या होगा, और नहीं होगा तो वह विषम संख्या होगा। तो इकाई अंक पर देखना है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पर 0 है, मतलब कि यह सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सम संख्या है, यह सम संख्या है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 0 को हटा देते हैं तो लास्ट में 7 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्या होगा, लेकिन इसको छोड़ा दिया जाए, हटा दिया जाए तो स्टार्ट होता है 1 से, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये सारे संख्याएं लास्ट में हो तो वह विषम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 7 है जो कि विषम संख्याएं का समूह है। तो इस कारण से यह दिया हुआ समूह विषम संख्या का होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को सम संख्या और विषम संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब ये नहीं याद रखना है कि जो 2 से पूर्ण तरीके से कट जाए, हमको ये याद रखना है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही 5 अंक होना चाहिए। यदि ये अंक होगा तो वह सम संख्या होगा, और नहीं होगा तो वह विषम संख्या हो जाएगा। इसका सीधा सा शॉर्टकट तरीका है। और विषम संख्या का परिभाषा, जिस संख्या के लास्ट में ये 0, 2, 4, 6, 8 छोड़ा हटाकर बाकी सभी संख्या होगा, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, वह विषम संख्या कहलाएगा। तो ये सारे बात तो हमने पिछले वीडियो ही बता दिए थे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोले थे, और एक बोले थे पूर्ण भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर बोले थे। अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं और हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है? तो उसका परिभाषा भी हम सबने बताया था कि अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे, मतलब कि एक तो वह खुद रहेगा, जो अंक दिया हुआ रहे वह खुद स्वयं होगा, और दूसरा एक होना चाहिए, मतलब कि जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए तो ही अभाज्य संख्या कहेगा। अगर ये एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और किसी अन्य के पास भी जा रहा है, मतलब कि अन्य से भी कट रहा है, तो ये हो जाएंगे भाज्य संख्या। इसको सटीक परिभाषा ये भी हो सकता है कि जिसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिसका 2 से अधिक होगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, और ये भी बताया था कि 1 से लेकर के 50 तक में कितने भाज्य संख्या होते हैं, कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो हमने बताया था कि 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर के 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर पूरे 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब पूछ देगा कोई कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, ये तो पूरा 1 से लेकर गिनती हो गया 100 तक। अब पूछ देगा कि 50 के बाद 51 से स्टार्ट करना है, 51 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होगा। तो इसके बारे में भी हमने बताया था कि यहाँ पर 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं में 50 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या की मात्रा जो होती है, 25 में से यदि 15 को घटाते हैं तो 10 आता है, जो कि हमारा मान होता है। यदि हमसे कोई पूछ दे कि 50 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो सिर्फ 10 होती है, और पूरा 1 से लेकर 100 तक में 25 होती है। अब इसी प्रकार से अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में भी बात किए थे, ये हो गया अभाज्य संख्या। इसी में से पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है, और भाज्य पूछ दे तो इसी 15 को छोड़ाकर बाकी सारे हो जाएंगे जो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या होंगी। मतलब कि 1 से 50 तक, तो 50 में से यदि हम 15 को घटाते हैं तो हमारा 35 आता है। मतलब कि 1 से लेकर 50 तक में 35 भाज्य संख्याएं होती है। अब एक नंबर में कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 1 से लेकर 50 तक में कितने भाज्य संख्या होती है, तो हम लोग आसानी से मार देंगे कि 25 होती है, और वह सही होगा। इसी प्रकार से पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने भाज्य संख्या होती है,
तो 1 से लेकर के 100 तक में भाज्य संख्याओं का मात्रा कितना है। भाज्य संख्याएं जो होगी ये अभाज्य संख्या की मात्रा है, और इसी में से यदि 100 में से 25 को घटा दें तो 75 आता है, जो कि भाज्य संख्या की मात्रा है। मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल 75 भाज्य संख्याएं होती है। अब 50 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 50 से लेकर 100 तक कितने भाज्य संख्या होंगे। तो इसमें 10 है जो अभाज्य संख्या है, तो 10 को घटा देंगे, मतलब 10 को हटा देंगे तो हमारा जो होगा वह भाज्य संख्या होगा। तो 50 से लेकर 100 तक में कुल संख्या 50 होती है, और 50 में से 10 को घटाते हैं तो हमारा 40 आता है, जो कि कुल भाज्य संख्या की मात्रा है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब आगे हम सभी ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और इसके बाद पढ़े थे अपरिमेय संख्या क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हमने बताया था कि वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और बहुत सारे किताबों में ऐसे लिखा हुआ होता है कि वैसे संख्या जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका q 0 के बराबर न हो उसे भिन्न कहते हैं, या तो परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न तो मैक्सिमम अधिकतर जो होते हैं भिन्न के रूप में ही होते हैं, कोई भी संख्या लिख दो, लेकिन जो रूट में लिखा हुआ रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में भी लिखा रहे मतलब उसका पूर्ण रूट या वर्गमूल में रहे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, घन में रहे तो पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या मतलब जान लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो अंश बटा हर के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे। मतलब यहाँ पर अंश में भी कुछ अंक होना चाहिए और हर में भी कुछ अंक होना चाहिए, तभी उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और इसी प्रकार से एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं वही तो होगा अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया अंडर रूट में होना चाहिए। जैसे अंडर रूट में एक संख्या होता है, जैसे हम लोग मान लिया जाए कि 4 यहाँ पर लिख दिए, तो 4 का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहे तो 2 लिखा रहता है। अगर रूट 2 है, 2 रूट मतलब वर्गमूल निकालना है 4 का, तो 4 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ हमारा 2 हो जाता है, जो कि 2 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे मतलब हर में 1 छिपा हुआ रहता है। इसे हम लोग 1 लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इसी कारण से हम अभी बताए थे कि कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, सिर्फ रूट को छोड़ाकर कोई भी संख्या रहता हुआ परिमेय संख्या और भिन्न के रूप में रहता है। लेकिन जो ये रूट में है रूट 4, तो इसका तो पूर्ण वर्ग निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं। और यही यहाँ पर लिखा रहता रूट 3, मतलब ये 3 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है, जो कि पूर्ण तरीके से नहीं निकलते हैं, दशमलव में जाकर निकलते हैं। तो इस कारण से इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं हो जाती है रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7। इस प्रकार से और भी आप लोग बता सकते हैं कि बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं हो सकते हैं। अब एक प्रश्न हम आप सभी को बता रहे हैं, जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत VVI के रूप में माना जाता है। परीक्षा के मामले में आप उसे VVI अभी से लिख लीजिए या कभी भी लिखिए, VVI उसे लगाना ही होगा और इसे बनाना ही होगा। अब पूछ देगा कोई कि रूट 3 है वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप सभी को लगाना होगा अपरिमेय संख्या। पर प्रश्न इस प्रकार से नहीं आते हैं, प्रश्न में लिखा रहेगा, जैसे कोई भी प्रश्न में आ जाए या 50 में आ जाए, 40 में आ जाए, 30 में आ जाए, किसी में भी आएगा कि यहाँ पर खोजना है कि अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन के रूप में ऐसे दे देगा, ऑप्शन 1 में या ऑप्शन ए में रूट 4, ऑप्शन बी में रूट 7, ऑप्शन सी में 4, 8, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, NOT या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पूछेगा कि दिया हुआ जो ऑप्शन है इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, तो हमें चेक करके देखना होगा कि पहले कौन अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो यहाँ पर रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, ये रूट में नहीं है, तो ये तो सीधा सा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रूट में नहीं है, तो इस कारण से इसे चेक करिए पहले। तो 4 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 2 निकल जाता है, जो कि अभी बताए थे, और 2 को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कारण से जो रूट 4 है
ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर रूट 7 एक ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण रूट नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालेंगे तो 7 नहीं आता है। इस कारण से ये जो रूट 7 है, हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से 8 जो है, 8 तो हम जानते ही हैं कि ये P/Q के रूप में है, क्योंकि 8 के नीचे एक अपने मन से छिपा हुआ रहता है। तो इस कारण से यह परिमेय संख्या है, और नॉन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ बी हम सबको मिल गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ये प्रश्न तो हम सभी ने देख लिया था पिछले वीडियो में ही। अब आगे की ओर देखते हैं कि क्या आज हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम सभी को पढ़ना है कि भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। तो ये क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, और इसको लाने वाले कौन हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसको बताएंगे आप सभी को कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लाने वाले सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या हम इस प्रकार से एल्गोरिदम होता है। तो इसे लाने वाले कौन व्यक्ति थे और इसे किस प्रकार से लाया गया। तो इनका नाम बहुत अच्छा है और टेढ़ा है। इनका नाम है अल-ख्वारिज्म। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का आविष्कार करने वाले, लाने वाले व्यक्ति का नाम है अल-ख्वारिज्म। इस प्रकार से। और इनका जो जन्म हुआ था 780 से 850 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी सन में, ईसा पूर्व में नहीं। मतलब कि इनका जन्म जो हुआ था 780 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और 850 ईस्वी सन में इनका मृत्यु हुआ था। और इसी जन्म और मृत्यु के बीच एक गणित के जो फॉर्मूला होता है उसका निर्माण कर दिए, जिनका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और एक और इन्होंने आविष्कार किया था जिनका नाम है एलजेब्रा, जिसका अध्ययन हम सभी ने क्लास 6 या 7 क्लास में ही कर लिए हैं। अब इसके आगे हम सभी को पढ़ना है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस प्रकार से और कहाँ करते हैं। तो आप सभी एक तरीका सीखे होंगे मैथ में। सबसे पहले तो बचपन में जोड़ सिखाए जाते हैं, फिर घटाव सिखाए जाते हैं, उसके बाद गुना सिखाए जाते हैं, फिर भाग सिखाए जाते हैं। तो भाग तक जो होता है, भाग के बाद एक लघुत्तम होता है। लघुत्तम तक प्रक्रिया होता है जो मेन बेस होता है, और उसके बाद जो होता है इसी 4-5 जो है सब्जेक्ट पर आधारित होता है। जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भागा और लघुत्तम। जैसे भिन्न का हमें जोड़ बनाना हो तो उसमें लघुत्तम का सर्वप्रथम प्रयोग होगा, उसके बाद गुना का प्रयोग होगा, उसके बाद भाग का प्रयोग होगा, और यदि जोड़ है तो जोड़ का, और घटाव है तो घटाव का प्रयोग होता है। और इस प्रकार से मेन बेस हम लोग का जोड़, घटाव, गुना, भाग होता है, और एक लघुत्तम होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी ने भाग सीखा होगा कि किस प्रकार से भाग देते हैं। जैसे हम सभी को कह दिया जाए कि 8 में भाग देना है, 5 से। सबसे आसान एग्जाम्पल से 8 में भाग देना है 5 से, तो इसे किस प्रकार से भाग देते थे। मतलब कि यहाँ पर 8 में भाग देना है 5 से, तो 5 को भाजक के रूप में रखना है, 8 को भाज्य के रूप में रखना है, और इसे भाग लगाना है।
तो हम सभी को तो सिर्फ यही पता होता था कि 5 से भाग देना है 8 में, 5 से भाग देना है 8 में, और हम लोग भाग देते थे, आंसर आ जाता था। आंसर आ जाता ठीक है, और नहीं आता था तो यहाँ पर चटाक से लगता था। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पर 5 से जब भाग देते हैं तो 1 बार में लगता है, और यहाँ पर 8 में से 5 को घटाते हैं तो 3 आता है। तो भाग तो हम लोग दे दिए, इससे मतलब हमको भाग आ गया, और इसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं होता था कि यहाँ पर क्या किसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसे क्या कह सकते हैं, 1 है तो इसे क्या कहेंगे, 5 है तो इसे क्या कहेंगे, 8 है तो इसे क्या कहते थे। तो इसी को मेन हम लोग को आज अध्ययन करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जो हम लोग का विभाजन करने का काम रहा है, मतलब भाग लगाने का काम रहा है, तो इसी कारण से इसे भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब यहाँ पर 8 है, इसे क्या कहेंगे, तो ये मेन है जो कटने वाला है, मतलब विभाजित होने वाले हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विभाजित होने वाले को एक अभी आप सभी को बताए थे भाज और अभाज। तो वैसी संख्या जो सिर्फ 2 विभाजन हो, जिसका सिर्फ 2 विभाज हो, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 8 है और इसके बाद भी कुछ अंक लिखा रहता है, तो इस कारण से इसमें बहुत सारे भाग हम लोग लगाते हैं, तो इस कारण से इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, मतलब बीच वाले को भाज्य कहते हैं। ये हो गया जो भाज्य है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में यहाँ पर आता था, जैसे 5 को हम 1 बार गुना किए तो 5 आया, तो जो हमें गुना करने के बाद आया था उसे हम लोग भागफल कहते हैं। मतलब भाग देने के बाद हमें इतना, जैसे कर्म करने के बाद जो हमें फल मिलता है, उसी प्रकार से भाग देने के बाद हमें फल मिला है, उसे भागफल कहते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो गुना करने के बाद आता था उसे घटाते थे, और लास्ट में कुछ बच जाता था उसे शेष कहते हैं, शेष कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 से हमने 8 में भाग लगाया है, तो सबसे पहले 1 बार में तो लग गया है, लेकिन 8 में से जब 5 को घटाते हैं तो 3 आता है, तो 3 को हम लोग शेष कहेंगे, 5 को हम लोग भाजक कहेंगे, और इस 8 को भाज्य कहेंगे, और 1 को भागफल कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए थे और बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। तो इसे हम लोग को इसका प्रयोग करके अब बताना है कि भाग विधि से एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, तो किस प्रकार से निकालेंगे। मेन तो यहाँ पर ये तरीका होती है, मतलब कि यहाँ पर 5 से यदि भाग दिए हैं तो हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कहाँ होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग आप सभी ने क्लास 9th में ही कर चुके थे, लेकिन आप सभी के पास ध्यान में नहीं है, मतलब उसे भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, आप उसे भूल ही जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस कारण से कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नए तरीके से और सही तरीके से सीखेंगे। पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर जो हम बताएंगे उसे आप सभी को फॉलो करते हुए जाना है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10th का तैयारी कर पाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग सिर्फ एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ किस प्रकार से, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। थोड़ा थोड़ा आप सभी को याद आ रहा होगा कि ये लगता है कि लगभग हमने कभी पढ़ा था। तो यहाँ पर एक और फार्मूला इसे हिंदी में लिख देते हैं कि हिंदी इसका क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है, ए के स्थान पर आएगा भाज्य, जो कि बीच वाला है, भाज्य आया, और भाज के बाद भाजक, मतलब भाग देने वाला भाजक, और गुना में भागफल, मतलब कि हमको भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होगा, जो कर्म करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होगा उसे यहाँ पर हम लोग को गुना करना है। तो ये हो जाएगा भागफल, और प्लस में जो सबसे लास्ट में शेष आता है उसे ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, तो यहाँ पर शेष। अब यहाँ पर कोई पूछ देगा कि क्या इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से निकालना है, इसी फॉर्मूला पर निकालना है, लेकिन इसके लिए भी एक जो होता है सिद्धांत होता है कि क्या हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देंगे। जैसे मान के चले कि भाज हम लोग अपने मान से 1 रख दिए और भाजक 10 रख दिए, भागफल 20 रख दिए, मतलब अपने मान से कुछ भी रखते चल जाएँ, तो हमें एचसीएफ आखिर मान आएगा कहाँ से, एचसीएफ कहेंगे किसको। तो इसी को हम लोग को
ध्यान में रखना है। तो एचसीएफ के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप सभी एक बात सुने होंगे, कोई आम बेचने वाले व्यक्ति आए, या तो आम ही बेचने वाले सिर्फ, या तो गोली आप सभी ने खरीदा होगा जिसे आंटी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे छोटे जब होते हैं तो बरसात के मौसम में आंटी खेला करते हैं। तो एक बच्चा बहुत सारे आंटी जीत कर रखे हुए थे, एक बोतल में रखे हुए थे, ठीक। और एक बच्चे से टकरा जाते हैं, दूसरा बच्चा एक और बच्चा से टकरा जाता है, और जब टकरा जाता है तो उसका आंटी जो था अपने पैकेट में लिया हुआ था, और जब टकराया तो दोनों बिगा गया, और इसी क्रम में उसका सारा जो आंटी था वो नाली में जाकर गिर गया। अब वो बच्चा रोने लगा, जिसका आंटी था वह रोने लगा, और दूसरा बच्चा था वह बहुत डर गया था। अब वह दूसरा जो बच्चा है वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने आंटी थे? तो वह बता रहा है ना, जिसका भुलाया था, जिसका नाली में आंटी गिरा था, वह बता रहा है कि हमारे पास 2 कलर के आंटी थे, मतलब 2 रंग के आंटी थे, 2 रंग के आंटी थे। यहाँ पर एक काला था जो बिल्कुल सभी तरीके से काला था, सभी तरह से जहाँ से देखो काला है, और एक हरा था। इस प्रकार से हमारे पास 2 तरह का आंटी था, 2 रंग का, जिसमें यदि हम काला को जब गिने ना तो 7 कर गिने, 7 एक को 7 करके गिने तो शेष में 4 बच जाता है। मतलब कि जब एक लाइन में यदि हम सजाते हैं 7 करके तो लास्ट लाइन में 4 बच जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हरा वाला को रखें तो 5 करके गिनते हैं तो हमारे लास्ट में 3 बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंटी का संख्या था। तो यह जो बच्चा था जिसके साथ टकराया था वह अब बहुत टेंशन में हो गया कि ये इस प्रकार से हमको अंक बता दिया है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कितना था और क्या किस प्रकार से था। तो वह गया दुकान में और बहुत सारे आंटी उठाए और ऐसे ही लाकर दे दिया कि लो जितना था उतना अपना रख लो और जो है हमें लौटा दो। तो इसे कुछ समझ ही नहीं आया, इस कारण से इसे देखा, मतलब कि जितना हो सके उतना आंटी दे दी। तो हम लोग को वह गलती नहीं करना है, यहाँ पर पूरे तरीके से गिनती कर लेना है और उसके बाद हम आंटी जा कर देंगे। तो जैसे कि पहले बोला था काला में कि यदि 7 करके गिने, मतलब 7 लाइन में इस प्रकार से रखें, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से यदि गिने तो लास्ट में हमें शेष बच जाता है जो कि है 5 शेष बच जाता है। 5 बोले थे या कुछ बोले थे, तो यहाँ पर 5 शेष बच जाता है। और इसी क्रम में इसमें यदि 5 कर गिनते हैं तो लास्ट में हमारा शेष 3 आंटी जो है बच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, जो कि 7 7 49 होता है और 49 से 5 54 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जिसका आंटी गिरा था उसके पास 54 आंटी थे और काला का संख्या 54 थे। अब हरा की संख्या कितना होता है, तो हरा 5 25 25 3 28, तो यहाँ पर पूरा हरा की संख्या 28 थे और इसे दोनों को ऐड करते हैं एक साथ, तो यहाँ पर 2 और 7 1 8, मतलब कुल मिलाकर 82 आंटी थे। इस प्रकार से हम सभी ने पता कर लिया कि कितने आंटी थे। अब उससे जाएंगे और सिर्फ 82 आंटी ही देंगे, उससे एक भी ज़्यादा नहीं देना है। इसी प्रकार से हम लोग को और भी समझते हुए जाना है कि किस प्रकार से भाग एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाग एल्गोरिदम का जो होता है सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और अंग्रेजी में इसे कहें तो ए बराबर में BQ प्लस आर होता है, जो कि आर का मान हमेशा आर का मान 0 से बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर बी से मतलब कि यहाँ पर बी से छोटा होना चाहिए आर का मान, या तो आर का मान बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए। आर का मान जो होगा बी से छोटा होगा और आर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। आर का मान 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से आर का मान कम होना चाहिए। तो वह किस प्रकार से होगा उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है
कि आप लोग भाजक 420 और भाज 4052 का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकाल कर बताइए कि क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है भाजक 420 और भागफल दिया हुआ है, भाज दिया हुआ है 4052, भाज बराबर 4052 इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसका प्रयोग करके हम सभी को एचसीएफ निकालना है। इसका प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। मतलब कि ये जो भाजक दिया हुआ है, भाज दिया हुआ है, इससे हम सभी को एचसीएफ निकालना है कि अधिकतम कौन ऐसा संख्या है जिसको से ये दोनों विभाजित होंगे। भाज एचसीएफ का मतलब सिर्फ यही होता है कि वह अधिकतम कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित होंगे। तो सबसे पहले तो हमने पीछे बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि महत्तम समावर्तक किस प्रकार से निकालते हैं, जिसको शॉर्ट में एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले 420 में 420 से 4052 में भाग देना है। तो सबसे पहले लगाते हैं, यहाँ पर 9 बार में लगाएंगे। और यदि 9 से गुना करते हैं तो 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 9 दूनी 18, 9 चौके, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 और 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37 हो जाते हैं। और इसे जब घटाते हैं तो 0 और 15 में से 8 को घटाते हैं तो 7 आता है। और अब यहाँ पर 10 में से 7 को घटाते हैं तो 3 आता है और 3 में से 3 खत्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागफल के रूप में 9 आता है और शेष के रूप में 372 आता है। तो पहले इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के फॉर्मूला के अनुसार लिख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर भाज का मान अभी कितना हुआ है, दिया हुआ है। तो पहले भाज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ पर एक बात को ध्यान हम सभी को देना है कि बिल्कुल भी भाग देने में जो यहाँ पर अंतर हो उसे एक भी अंतर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो कि हमसे वही हो गया है। जैसे कि यहाँ पर यदि 2 में से 0 को घटाते हैं तो 2 आता है और 5 में से 8 नहीं घटता है तो पैंचा लेते हैं तो 0 के पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो ये पैंचा लेता है 4 से ये 10 हो जाता है और 10 जब इसे पैंचा देता है तो ये 15 हो जाता है। 15 में से 8 को घटाते हैं तो 7 आ जाता है। तो अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, ना कि 0। और 9 में से यदि हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग इसका मान सभी को बैठाते हैं, मान को रखते हैं अपने अपने स्थान पर और मान आसानी से निकाल लेंगे। तो अभी के लिए भाज्य है वह 4052 है और भाजक के रूप में 420 है और गुना में भागफल हमें प्राप्त हुआ है 9 और प्लस में जो शेष आया है 272 आया है। अब इसके बाद एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, तो एचसीएफ में ये करते थे कि यहाँ पर जो भाजक है और जो शेष आता था वहीं पर फिर से भाग देना चालू कर देते थे। मतलब 420 अब लगेगा एक बार में 272 और जब घटाते हैं तो 8 आता है और यहाँ पर 1 बचा हुआ है और 1 में से 7 नहीं घटेगा तो पैंचा लेकर घटाएंगे और जब पैंचा लेते हैं तो 11 हो जाता है और 11 में से 7 को घटाते हैं तो 4 आता है और यहाँ पर 4 पैंचा दे दिया था तो 3 बचा हुआ है तो 148 बचा हुआ है।
तो अब यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो इसके लिए भाज्य कौन है, तो इसके लिए भाज्य हो गया 420। तो भाज्य के स्थान पर 420 लिख देंगे। अब भाजक के रूप में कौन है, तो भाजक के रूप में 272 है। तो यहाँ पर भाजक के रूप में 272 है और भागफल के रूप में क्या आया है, तो भागफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है और शेष के रूप में 148 प्राप्त होता है। अब फिर सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर 148 में इस बार भाग देंगे 272 में, 148 से 72 में, 148 से 272 में भाग देते हैं तो फिर से यह 1 बार में लगता है। और यदि 2 बार लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस कारण से हम 1 बार लगाएंगे। तो जब 1 बार लगाते हैं तो 148 और घटाएंगे तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 124 पूर्ण रूप से आता है। तो अब भाज्य कौन होगा, तो भाज्य के रूप में 272 बराबर 148 और गुना में भागफल के रूप में 1 आया है और प्लस में शेष के रूप में 148 आया है। यही काम हम सबको तब तक करते जाना है जबकि शेष के रूप में हमें 0 न प्राप्त हो जाए। और 0 नहीं प्राप्त होगा तो हमें चलते जाना है जब तक 0 नहीं आएगा हम सभी का मान सही तरीके से नहीं आएगा। तो फिर से यहाँ पर अब 124 से भाग देना है 148 में, तो फिर से इसे मिटाते हैं और 148 में भाग देते हैं 124 से। तो इस बार लिखेंगे 124 भाग में 148 इस प्रकार से। अब फिर यहाँ पर 1 बार लगाते हैं तो 124 आता है और 48 में से 24 को घटाते हैं तो 24 आता है, 1 में से 1 खत्म। तो फिर से यहाँ पर भाज्य के रूप में कौन आया, तो फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो भाज्य के रूप में इस बार आया है 148, तो 148 बराबर में भाजक के रूप में 124 है और गुना में 1 करते हैं तो शेष 24 आता है। इस प्रकार से 24 आता है। और अब भाग देना है यहाँ पर इस प्रकार से 24 से भाग देना है 124 में। अब ये कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 24 और भाग देना है 124 में। तो सबसे पहले हम 5 से लगा कर देखते हैं। तो 5 से यदि लगाते हैं तो 5 पंचों के 20 0 और 5 दूनी के 10 और 10 2 12 120 आता है। तो यदि यहाँ पर 5 बार लगाएं तो सही हमारा आंसर यहाँ पर सटीक आ जाएगा 120। और यदि 6 बार लगाएंगे तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 मतलब कि 144 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आएगा। अब भागफल जो भाज्य यहाँ पर है 124 है और बराबर में 24 आएगा। 24 गुना में 5 करते हैं तो शेष यहाँ पर 4 आता है और फिर 4 से भाग देंगे 24 में और यह 6 बार में पूर्ण रूप से कट जाता है। तो इस बार जो भाज्य होगा 24 होगा और भाजक जो होगा 4 होगा और भागफल जो होगा 6 होगा और शेष के रूप में इस बार 0 प्राप्त होगा। तो अब कोई पूछ देगा कि यहाँ पर हमें HCF क्या प्राप्त होगा। HCF के रूप में हम किसको लिखेंगे, 0 तो यहाँ पर शेष आ गया है तो HCF का मान निकल गया होगा। तो यहाँ पर HCF कौन आता है, तो HCF जो आता है यहाँ पर जिस अंक से पूर्ण रूप से 0 आ जाता है उसी को HCF कहते हैं। तो यहाँ पर 4 से भाग देने पर हमें 4 से भाग दिए थे तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ था। तो इस कारण से इसे हम लोग 4 है जो HCF के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से हमें बनाना होता है। तो ये पूरा काम तो हमने यहाँ पर एक ही बोर्ड था इस कारण से एक बोर्ड पर कर दिए हैं। लेकिन जब भाग एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालते हैं तो यहीं पर निकालने का नहीं होता है, इसे कहीं और निकालना होता है और इस रूप में सजाकर हमें HCF निकालना होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ किताबी एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं कि उसमें किस प्रकार से दिया हुआ रहता है और उसे समझेंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो किताब में जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि 135 और 225 इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF निकालना है। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो फिर यहाँ पर हम लोग पहले इसे किसी अन्य जगह पर भाग दे लेते हैं।
तो 135 से जब भाग देते हैं 225 में, तो ये सबसे पहले एक बार में लगेगा 135, और जब घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 0, और 12 में से 3 घटाते हैं तो 9, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर से इसे 90 से इस बार भाग देना है 135 में, और ये एक बार में लगाएंगे तो 90 आएगा, और 135 में से 90 को घटाते हैं तो 45 आता है। और फिर से 45 से भाग देना है इस बार 90 में, तो ये 2 बार में लग जाएगा 90, यानी कि हमारा जो HCF के रूप में आया है वह 45 आया है। इसी को अब सजा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है A बराबर में BQ प्लस में R, हमेशा शॉर्ट तरीका का यूज करने का प्रयास कीजिए ज़्यादातर। इससे आपका समय का भी बचत होगा, आपका कलम का भी बचत होगा, और आप लोग सही तरीके से अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर A का सबसे पहले जो मान होता है, जो सबसे बड़ा दिया हुआ रहता है वो वाला, तो यहाँ पर सबसे बड़ा 225 है, और उसके बाद जो B होता है भाजक होता है, तो भाजक हमारा 125 है, 135 है, तो 135। और ये जो Q का मान दिया रहता है इसको Q कहते हैं, और Q का जो मान होता है, जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वह Q होता है। तो यहाँ पर भागफल हमें 1 प्राप्त हुआ है और शेष के रूप में 90 प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से 90 हम लोग लिखते हैं। अब फिर से भाग दिए हैं 90 से अभी 135 में, तो 135 जो हमारा है वह एक के स्थान पर आ जाता है, मतलब भाज बन जाता है। 135 बराबर में शेष जो होता है वह भाजक बन जाता है। और फिर अबर बार 90 से कितने बार में लगाए हैं, तो एक बार में, तो गुना में 1 करते हैं तो ऐड हमारा 45 आता है। और फिर जो यहाँ पर शेष आया वह भाजक बन जाएगा, और जो यहाँ पर भाजक था वह भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर 90 को भाज्य के स्थान पर ले आते हैं और शेष को भाजक के स्थान पर, और इस बार यदि 2 बार हम गुना करते हैं तो शेष के रूप में 0 प्राप्त होता है। और जिस संख्या में हम गुना करने के बाद 0 शेष लाते हैं वही हमारा HCF होता है, मतलब कि जो सबसे लास्ट में भाजक होता है उसे हम HCF कहते हैं। तो सबसे जो लास्ट में होता है वो आया है 45, तो हमारा HCF के रूप में 45 माना गया। तो इसे एक बार शुरू से देखने का प्रयास करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। पिछला बार थोड़ा सा लेंदी हो गया था, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का हो गया था, इस कारण से फिर से एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किसी अन्य कॉपी में भाग देना है 135 से 225 में, और जब भाग देंगे तो सबसे पहले एक बार में लगेगा 135 और घटाएंगे तो 90, फिर 90 से भाग देना है 135 में और एक बार में 90 और घटाएंगे तो 45, फिर 45 में अभी भाग देना है 90 में और 2 बार में लगाएंगे तो हमारा पूरी तरीके से क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और इसे मिटा देना है। अब यहाँ पर मिटा देंगे और इसे अपने मान के स्थान पर लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A का स्थान पर सबसे बड़ा वाला मान होता है 225, और यहाँ पर B के स्थान पर छोटा वाला मान होता है 135, और जब 135 में एक बार गुना करेंगे और घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होता है, और जो शेष प्राप्त होता है वही भाजक बन जाता है, और जो भाजक रहता है वही भाज्य बन जाता है। तो इस बार 135 में भाग देना है 90 से, और 90 में 1 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा। और इस प्रकार यहाँ पर भाजक जो रहेगा इस बार भाज्य बन जाएगा, और जो शेष रहेगा भाजक बन जाएगा। और जब 45 में 2 से गुना करते हैं तो 90 आ जाता है, और 90 में 90 को 0 घटाते हैं, 90 में 90 को घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। और यहाँ पर 45 से यदि हम गुना किए हैं, भाग लगाए हैं, तो हमें 0 प्राप्त हुआ है, इस कारण से HCF के रूप में हमारा 45 ही आ जाता है। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे भी इसी प्रकार का प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हमारे पुस्तक में दिए हुए हैं, तो उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 में, उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। जो कि हमारे बच्चे होते हैं वह इसी को देखकर साइड हो जाते हैं कि इतना बड़ा है हम क्या करेंगे, इसे भाग किस प्रकार से लगाएंगे। तो उसे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस बार भाग देना है 196 और 38,220 में।
38,220 में भाग देना है। 196 से 38,220 में भाग देना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले दूसरे कॉपी में कहीं भाग जरूर दे दीजिए, ताकि हमारा प्रश्न जो बनाने में हो आसान तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 196 से हम भाग देते हैं। 196 से 38,220 में, तो सबसे पहले एक बार में लगाना है। एक बार में यदि लगाते हैं तो 196 आता है, और 2 बार लगाएंगे तो करीब ये 400 के आसपास आ जाएगा, जो कि हमारा 382 ही है। और यदि इसमें से घटाते हैं तो 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12 पैंचा लेगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 7 में से यहाँ पर 9 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेगा तो 17, और 17 में से 9 घटेगा तो 8 आ जाता है। और फिर से यहाँ पर ये पैंचा दिया था तो 2, और 2 में से 1 घटाते हैं तो 186 आ जाता है। अब यहाँ पर 2 तक का काम हो गया है। अब यहाँ पर फिर से 2 उतारेंगे, तो इस बार 9 बार में लगाएंगे, और 10 बार में लगाएंगे तो 1960 आ जाएगा, और 8 बार लगाएंगे तो बहुत कम आएगा। तो 9 बार यहाँ पर लगा कर देखते हैं, और 9 बार गुना करते हैं तो 9 छक 54, और 9 9 81, 81 5 86, और 9 एकम 9, 9 8 17। यहाँ पर 9 बार गुना करते हैं तो 1764 आता है, और घटाते हैं तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 7 में से 7 खत्म, 7 में 7 खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर 0 एक लास्ट बचा है। इस बार कितना बार लगाएंगे? अब देखते हैं। एक बार लगाएंगे तो 196, 2 बार लगाएंगे तो भी कुछ अंक आएंगे। 3 बार में यदि 3 बार लगाएंगे तो 2 तिया 6 के आसपास आएगा, और 4 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 4 मतलब कि 800 के आसपास आएंगे, और यहाँ पर 980 है। तो यहाँ पर 5 से चेक करके देखते हैं। 4 से यदि 6 चौके 24 आता है, मतलब लास्ट में यहाँ पर 0 है तो 4 नहीं लगेगा। फिर से यहाँ पर 5 से लगा कर देखते हैं, और 5 से यदि गुना करते हैं तो 6 पचे 30, 3, 9 पचे 45, 45 से 3 48, 5 एकम 5, 5 4 9। यहाँ पर 980 आ जाता है 5 बार में, मतलब कि 980 यहाँ पर विभाजित पूर्ण रूप से हो जाता है। अब इसे ही हम सभी को यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय में, कि किस प्रकार से इसे एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को 196 से ही 38,220 पूर्ण रूप से कट गया है। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए और कहीं नहीं जाना होगा, यहीं से हमारा काम बन जाएगा, जो कि एचसीएफ के रूप में 196 है। तो इसी को सजा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जो कि ए के स्थान पर 38,220 है, और बी के स्थान पर 196 है, और 196 में हम 195 से गुना किए हैं, तो हमारा पूरी रूप तरीके से 38,200 आ जाता है, और प्लस में शेष के रूप में कुछ भी नहीं बचता है, तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब 196 से भाग लगाए तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया, तो इस कारण से हमारा एचसीएफ के रूप में 196 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा देखकर आप सभी लोग बहुत जल्द ही हादसे में आ जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं कि इतना बड़ा दिया हुआ है, हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो वह बहुत आसान तरीके से सेट कर किया हुआ रहता है, कि बहुत आसानी रूप से आप सभी लोग उसे बना सकते हैं। और यही प्रश्न आप सभी को परीक्षा में पूछे जाते हैं, और बच्चे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर बड़े अंक देखकर छोड़ देते हैं कि इसका आंसर बहुत अधिक में जाएगा, और जो कि बहुत जल्द आंसर आ जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। सभी प्रश्न को एक बार सही तरीके से अध्ययन करना है। इसे एक बार नहीं बनाए, 10 बार बनाए, 20 बार बनाए, जितना बार बनाइएगा उतना ही आसान होते चला जाएगा। तो इस कारण से हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे और आंसर अच्छे तरीके से लाएंगे, और अपने मार्क्स को अच्छे कर पाएंगे। एक और प्रश्न हमारे पुस्तक में दिए हुए हैं, जिसको होमवर्क के रूप में आप सभी को दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 867 और 867 और 255। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेट करना है। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर सबसे बड़ा वाला मान आ जाएगा 867, और बी के स्थान पर 255। अब इसमें कितना संख्या से गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य के रूप में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोग सही तरीके से बना पाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने क्लास 10th की सही तरीके से तैयारी कर पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।